फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ईवीएस के पोर्शन को। कौन से? ईवीएस के पोर्शन को। और ये है पार्ट सेकंड। इसमें जो है हम पेड़ पौधों को देखेंगे जो वेरी इम्पॉर्टेंट पौधे हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे ओक, निपेंथिस, ये कुछ पौधे जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट को हम इसमें देखेंगे। और ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी बेस है और यही पॉइंट जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं निपेंथिस पौधा। क्या? निपेंथिस पौधा। निपेंथिस नामक एक पौधा है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है। तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये है निपेंथिस पौधा। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ये किसका शिकार करता है? तो कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है। आपको बता दें, यही पॉइंट डिट्टो जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। और निपेंथिस पौधे को क्या कहते हैं? तो घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा मैं बातें बता दूं। पौधों के लिए, पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है। कुछ पौधे तो नाइट्रोजन जो है वायु से ले लेते हैं, जबकि कुछ पौधे मिट्टी से लेते हैं। और जो मिट्टी से लेने वाले पौधे, यानी जैसे जितने भी फलीदार पौधे हैं, वे सभी किससे लेते हैं? तो मिट्टी से लेते हैं। अगर मिट्टी में भी हम लोग देखेंगे, जो जड़ होती है फलीदार पौधों के, उसके जड़ में देखेंगे तो छोटे छोटे जो है गांठदार कुछ होते हैं, उसमें राइजोबियम पाया जाता है। तो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि जो पौधे होते हैं फलीदार वाले, वह नाइट्रोजनीकरण के लिए भूमि में उनमें कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो राइजोबियम। और जो निपेंथिस का पौधा होता है, यह नाइट्रोजनीकरण के लिए जो है डायरेक्ट कीड़ों मकोड़ों से प्राप्त करता है। आगे देखते हैं बरगद। क्या? बरगद। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, जैसा कि यहाँ सब दिख रहे हैं। एक प्रश्न ऐसे ही डिट्टो पूछा जाता है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी जड़ें टहनियों से निकलते हुए ज़मीन में जाती हैं? तो बरगद। और ये जो है जड़ें मजबूत खंभे की तरह एक पेड़ को सहारा देती हैं। अगला पौधा है रेगिस्तानी ओक। कौन सा? रेगिस्तानी ओक। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पौधा है और इससे भी क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं क्योंकि रेगिस्तान में जल पाया नहीं जाता है, जिसके कारण पत्तियां कम होती हैं। अगर पत्तियां ज़्यादा होती तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते। इसलिए रेगिस्तान के पौधों में पत्तियां कम पाई जाती हैं। और रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती हैं ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक अंदर चली जाती हैं और तब तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते
है। कितना अच्छा पौधा है। जहाँ पर जो रेगिस्तान में पानी की कमी होने पर इस पौधे से जो है पानी निकाल के पिया जाता है। आगे जंगल, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो पॉइंट लिखे गए हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यानी 25 साल से अगर जंगल में रहो तो वो जंगल का एरिया किसका हो जाएगा, जो रहेगा उसका हो जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने के लिए जंगल खत्म होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं कृषि। क्या? कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। एक ही प्रकार की फसल उगाने से कई केमिकल्स को यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर, कृषि। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम कीटों का पालन करना, यह सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर क्या है? तो मत्स्य पालन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। विटीकल्चर क्या है? तो अंगूरों की खेती। हार्टिकल्चर क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। आगे देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीज। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। कपड़ों में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होते हैं। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं, आधे नहीं, तो इसका कारण होता है या तो बीज क्षतिग्रस्त होंगे या बीज में से टूट गए होंगे बीच में से, या बीज में कीड़े लग चुके होंगे। सब्जियां। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहा कहाँ मिलता है? तो गुड़ में, आंवला में, पालक में और हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। विदेश से आने वाली सब्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू ये साउथ अमेरिका से आया है। गोभी और मटर यूरोप से आई है। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी
अफ्रीका से आई है। सोयाबीन चीन से आई है। अब अगले पॉइंट देखते हैं, पौधे का वह भाग जिसे हम खाते हैं। जड़ किसका खाते हैं? तो मूली, गाजर, चुकंदर, इन सभी का खाने वाला भाग क्या है? तो जड़ है। तना खाने वाला भाग क्या है? आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, इन सभी के क्या खाते हैं? तो हम सभी तना खाते हैं। पत्ती किसका किसका खाते हैं? तो धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कढ़ी पत्ता, इन सब के हम लोग क्या खाते हैं? तो पत्ती खाते हैं। बीज किसके किसके खाते हैं? तो चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान के हम लोग बीज खाते हैं। फूल किसके खाते हैं? तो सहजन, केला, कचनार, इन सभी के क्या खाते हैं हम लोग? तो फूल खाते हैं। फली में मटर, मटर के क्या खाते हैं? तो फली। आगे घास, घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं। आप सभी लोग बताइए कि जो जल होता है ये ज़मीन से पौधे के ऊपरी भाग तक किस कारण जाता है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये केशकत्व के कारण जाता है। किसके? केशकत्व। जिस मैदान में 1 टन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टन जमीन बोलते हैं। यही प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये सारे पॉइंट। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। प्रश्न इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि जंगल को क्या कहा जाता है? तो तोरांग। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय कृषि होती है। स्थानीय कृषि करने का रिवाज है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेते हैं और फसल कम होती है। आगे देखते हैं क्रोटोन पौधे। कौन सा? क्रोटोन पौधे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं कि क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। इसलिए जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती हैं। आगे देखते हैं झूम खेती। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। यह एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते।
इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। आप सभी लोग बताइए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्णतः जैविक है, यानी जैविक कृषि पर आधारित है? तो कौन सा राज्य है? असम। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है।